नमस्कार, 20 मिनट 20 खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। अगले 20 मिनट में हम आपको 20 अहम खबरों से रूबरू करवाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के हरिहरेश्वर तट पर समुद्र में एक संदिग्ध बोट मिली है। बोट में AK-47 राइफलें और कुछ कारतूस मिले हैं। इस बोट को स्थानीय लोगों ने देखा और इसकी सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने बोट को रस्सी के सहारे किनारे खींचा और उससे जब्त कर लिया। ये इलाका मुंबई से करीब 190 किलोमीटर दूर है। इसके अलावा भारत खोल में एक लाइफ बोट भी मिली है। यह हरिहरेश्वर तट से करीब 32 किलोमीटर दूर है। दोनों इलाके रायगढ़ जिले के श्रीवर्धन तालुका के अंदर आते हैं। ATS चीफ विनीत अग्रवाल ने बताया है ये आतंकी साजिश भी हो सकती है। स्थानीय लोगों से पूछताछ की जा रही है। इसके साथ ही पूरे रायगढ़ में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। वहीं समुद्र किनारे के सभी इलाकों की नाकेबंदी कर दी गई है। करीब 13 साल पहले यानी 26 नवंबर 2008 को मुंबई में आतंकी हमला हुआ था। तब लश्कर-ए-तैयबा के 10 आतंकी समुद्र के रास्ते ही यहां आए थे। मध्य प्रदेश के कटनी रेलवे स्टेशन पर उस वक्त हड़कंप मच गया जब रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म क्रमांक 6 के पास बने वॉशिंग पिट में खड़ी ट्रेन की बोगियों में अचानक आग लग गई। जैसे ही इस बात की जानकारी रेलवे प्रशासन को लगी तो आग पर काबू पाने की कोशिशें शुरू हो गई। हालांकि तब तक दोनों बोगियां काफी जल चुकी थीं। फायर ब्रिगेड की मदद से घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। वहीं NKJ के एरिया मैनेजर ने जानकारी देते हुए बताया कि आग लगने का कारण फिलहाल स्पष्ट नहीं हो पाया है। आने वाले समय में इंक्वायरी होने के बाद इस बात का खुलासा हो पाएगा। आग लगने से कटनी स्टेशन पर कुछ देर के लिए अफरा तफरी की स्थिति बनी रही, लेकिन फिलहाल इस घटना में किसी प्रकार की कोई जनहानि नहीं हुई है। राजस्थान में भारी बारिश के कारण नदी नाले उफान पर हैं। उदयपुर में सभी नदियां उफान पर हैं, जिससे कई रास्ते बंद हो गए हैं। पुलियों पर पानी की चादर चल रही है, जिससे लोगों को आवाजाही में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। शहर से 50 किलोमीटर दूर वली गांव में झामरी नदी पुल से गुजरते हुए एक मिनी ट्रक नदी में बह गया। इस ट्रक में 3 लोग सवार थे, जो ट्रक के साथ नदी में डूब गए। हादसे के बाद ग्रामीणों ने काफी मशक्कत के बाद तीनों को बचाया है। ग्रामीणों ने रस्सियों के सहारे तीनों को बाहर निकाला और फिर ट्रक को भी निकाला गया। इधर भारी बारिश के कारण उदयपुर में गुलाब बाग में एक विशालकाय पेड़ धराशायी हो गया, जिसके चलते पेड़ के नीचे खड़े 2 वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। गनीमत ये रही कि हादसे के समय गाड़ियों में कोई नहीं था। राजस्थान में मॉनसून लगातार सक्रिय है। वहीं बाड़मेर सिरोही में भारी बारिश के चलते 20 अगस्त तक स्कूलों में छुट्टी के आदेश जारी किए गए हैं। बुधवार की बात करें तो बाड़मेर में करीब 9 घंटे तक बादल बरसे, जिसके बाद 42.0 मिलीमीटर बरसात दर्ज हुई है। लगातार बारिश ने बाड़मेर जिले में आम जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। भारी बारिश की वजह से बाड़मेर जिला मुख्यालय की निचली बस्तियों में पानी भर गया है। शहर के बलदेव नगर और विष्णु कॉलोनी के घरों के अंदर 2 से 3 फीट तक पानी भर गया है। घरों के अंदर का सामान तैरता हुआ दिखाई दे रहा है। रोज बारिश होती है, थोड़ा बहुत पानी आता है, इधर उधर हो जाता है, लेकिन इस बार जो पानी आया है ना, सबके घरों में घुस गया है। लोगों का रहना, सोना, खाना पीना सब मुश्किल हो रहा है। बारिश के बाद में सभी घरों में पानी है। लोगों के घरों में पानी, खाना भी नहीं बना सकती, महिलाएं खड़ी है पानी के अंदर और आगे निकासी नहीं है। हमारे किसी तरह से निकासी पानी का करा दे। लगातार बारिश के बाद टोंक जिले के पीपलू तहसील में जर्जर सरकारी बिल्डिंगों में काम करना मुश्किल हो रहा है। देखिए, ये बदहाल हो चुका कार्यालय भू अभिलेख निरीक्षक का है, जहां छत से प्लास्टर गिर गया। वो तो गनीमत ये थी कि उस वक्त वहां कोई था नहीं, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। इस ऑफिस के पंजीयन कक्ष, TRA, LR शाखा, कोर्ट रूम, यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ मत पूछो, कहाँ कहाँ हर जगह छतों से इतना पानी टपक रहा है कि वहाँ बैठकर काम नहीं किया जा सकता। इतना ही नहीं, करंट भी प्रवाहित होने लगा है। ऐसे में डर के कारण कर्मचारी ऑफिस के बाहर पेड़ के नीचे बैठ रहे हैं।
साथ ही पंजीयन शाखा के रिकॉर्ड को तहसीलदार के आवास पर शिफ्ट किया गया है। 1999 में बने इस भवन की मरम्मत के नाम पर कई बार खानापूर्ति हुई है, लेकिन हालत क्या है आप देख ही सकते हैं। बरसात हो रही है तो उससे जो तहसील कार्यालय की जो बिल्डिंग है उसमें पूरी छत जो है वो पानी से टपक रही है और उसकी वजह से 2-3 जगह से छत का जो है वो गिर भी चुकी है। एक दो तो LR सेक्शन में जो है वो सीट पर ही छत गिर गई है। हालांकि कर्मचारी उस समय वहाँ नहीं था, तो इस वजह से कर्मचारी को कोई नुकसान नहीं हुआ। डूंगरपुर जिले में मानसून सक्रिय है। पिछले 2 सालों का रिकॉर्ड तोड़ते हुए इस साल अभी तक अच्छी बारिश भी हुई है, लेकिन डूंगरपुर जिले के कई छोटे बड़े बांध व तालाबों में पानी की आवक बहुत कम हुई है। फिलहाल जिले के सिर्फ 3 बांध ही ओवरफ्लो हुए हैं। डूंगरपुर जिले में सिंचाई विभाग के 21 बड़े बांध और तालाब हैं। इसमें से 13 मीटर की क्षमता वाला सोम कमला आंबा बांध, आकरसोल का नाका, मेवाड़ा और अमरपुरा बांध ही ओवरफ्लो हुए हैं। 8 जलाशयों में करीब आधा पानी आया है, जबकि 9 बांधों में 30% से भी कम पानी आया है। जिले में 62% बारिश अब तक हो चुकी है। बावजूद इसके कई छोटे बड़े बांध और तालाब खाली हैं। इसके पीछे पहली वजह धीमी बारिश बताई जा रही है। इस बार एक साथ बारिश नहीं हुई, जिस वजह से पानी बांध तक नहीं आया। वहीं दूसरी वजह बांध और तालाबों में पानी की आवक मार्गों पर अतिक्रमण है। कई लोगों ने पानी आने के मुख्य रास्तों पर ही निर्माण कर दिया है। नदी नालों को पाट दिया है, जिस वजह से भी पानी बांध या तालाब तक नहीं पहुंच पा रहा। राजसमंद जिले के नाथद्वारा में एक शिक्षक को हटाने की मांग को लेकर लोगों ने स्कूल का घेराव किया। मामला राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय उथनोल का है। लोग स्कूल के एक शिक्षक नरेंद्र कुमार पानेरी को हटाने की मांग कर रहे थे। लोगों ने शिक्षक पर अश्लील हरकत करने, दुर्व्यवहार करने, गुटबाजी फैलाने और परेशान करने के आरोप लगाए। लोग स्कूल के सामने खड़े हो गए और छात्रों को अंदर नहीं जाने दिया। करीब 1 घंटे तक चले प्रदर्शन के बाद जिला शिक्षा अधिकारी ने शिक्षक नरेंद्र कुमार को APO करने की बात कही, जिसके बाद ग्रामीण शांत हुए। लोगों का कहना है कि शिक्षक की हरकतों को लेकर 15 दिन पहले अधिकारियों को लिखित शिकायत दी गई थी, लेकिन जब कोई कार्रवाई नहीं हुई तो स्कूल का घेराव किया गया। ग्रामीणों ने चेतावनी दी, अगर शिक्षक को निलंबित नहीं किया गया तो वे उग्र आंदोलन करेंगे। देश का रेलवे बहुत बड़े बदलाव से गुजर रहा है। इस बदलाव का असर हर रेलवे जोन में देखा जा रहा है। इसी कड़ी में उत्तर पश्चिम को रेलवे बोर्ड से नए दिशा निर्देश मिले हैं, ताकि पेंडिंग कामों को जल्द से जल्द निपटाया जा सके और आने वाले समय में रेलों की दशा और दिशा दोनों में आमूल-चूल परिवर्तन किया जा सके। रेलवे बोर्ड से मिले निर्देशों के बाद उत्तर पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक ने NWR के सभी विभागाध्यक्ष और मंडल रेल प्रबंधों के साथ संरक्षा बैठक की। इस बैठक का मूल मकसद गति शक्ति योजना पर विशेष ध्यान देना था। बैठक में सभी मंडल रेल प्रबंधक वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जुड़े। बैठक में महाप्रबंधक ने यात्री सुविधाएं बढ़ाने के निर्देश दिए, ताकि यात्रियों को एक आरामदायक सफर मिल सके। साथ ही उत्तर पश्चिम रेलवे पर संरक्षा के लिए किए जा रहे कामों में तेजी लाने के भी निर्देश दिए गए। ओडिशा में मूसलाधार बारिश के कारण कई जिलों में महानदी के बाढ़ का पानी भर जाने के कारण जहां कई लोगों के जीवन में मुसीबतें खड़ी हो गई हैं, वहीं कुछ पर्यटकों के लिए ये नदी आकर्षण का केंद्र बन गई है और वे लबालब बह रही नदी को निहारने के लिए उमड़ पड़े हैं। कटक जिले में पिछले 2 दिनों में सैकड़ों लोग मुंडाली, नारज और जोबरा बैराज पर उफान पर बह रही नदी को देखने के लिए जमा हो रहे हैं। इन लोगों में बच्चे, स्कूली छात्र, प्रेमी जोड़े और महिलाएं भी शामिल हैं। वे नदी की तस्वीरें खींच रहे हैं और वीडियो बना रहे हैं और कुछ लोग नदी के किनारे खड़े होकर सेल्फी भी ले रहे हैं। इन बैराज पर लोगों के उमड़ने के कारण यातायात की रफ्तार मंद पड़ गई है और पुलिस को यातायात के प्रबंधन के लिए मशक्कत करनी पड़ रही है। राज्य में महानदी पर बने कई अन्य पुलों पर भी कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिल रहा है। महानदी जब भी उफान पर बहती है तो पहले भी ऐसे नजारे देखने को मिले। नदी के कई हिस्से ज्यादातर मौसम में सूखे पड़े रहते हैं। ओडिशा में लगातार हो रही बारिश ने कोहराम मचा रखा है। भारी बारिश के कारण आई बाढ़ से ओडिशा के 10 जिलों के करीब 2000 गांवों की 5 लाख आबादी प्रभावित हुई है।
बाढ़ के कारण अभी भी 425 गांव डूबे हुए हैं। प्रशासनिक अधिकारियों के मुताबिक बुधवार शाम तक बाढ़ से निकालकर 60,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। इस बीच खुर्दा इलाके में बाढ़ के पानी में फंसे लोगों के रेस्क्यू की तस्वीर सामने आई है। ODRF और फायर ब्रिगेड की टीम ने बाढ़ में बुरी तरह घिर चुके एक गांव से 15 लोगों का रेस्क्यू किया और सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया। अधिकारियों के मुताबिक इन लोगों के बाढ़ में फंसे होने की जैसे ही खबर मिली, राहत बचाव की टीम सक्रिय हुई और मौके पर पहुंचकर इन्हें सुरक्षित निकाला गया। जिन लोगों को बाढ़ प्रभावित इलाकों से बाहर निकाला जा रहा है, उन्हें खाना और पानी भी मुहैया कराया जा रहा है। बता दें कि राज्य में बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत बचाव के लिए NDRF की 11, ODRF की 12 और फायर ब्रिगेड की 52 टीमों की तैनाती की गई है, जो तेजी से बाढ़ प्रभावित इलाकों में रेस्क्यू के काम को अंजाम दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में बच्चे के बहरेपन को दूर करने के लिए टोटका करने का एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। दरअसल अपने नन्हे बेटे की बीमारी को ठीक करने के लिए एक पिता सामने से आ रही ट्रेन के सामने खड़ा हो गया। इस घटना के बाद चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। जब ट्रेन रोककर ड्राइवर ने बच्चे के पिता को ट्रैक से हटाने की कोशिश की तो सारा माजरा समझ में आ गया। बताया गया कि बेटे को गोद में लेकर हॉर्न सुनवाने के लिए पिता ट्रेन के सामने खड़ा हुआ था। इसके बाद ड्राइवर ने ट्रेन रोककर पिता को ट्रैक से हटाने की कोशिश की, लेकिन हॉर्न सुनवाए बिना पिता न हटने की जिद पर अड़ा रहा। इसके बाद मजबूरन ड्राइवर ने हॉर्न बजाकर पिता की इच्छा पूरी की। बताया जा रहा है कि इस चक्कर में करीब 5 मिनट तक ट्रेन रुकी रही। जब ड्राइवर ने हॉर्न बजाकर पिता की इच्छा पूरी कर दी, तब जाकर गोद में बेटे को लिए पिता ट्रैक से हटा। इस पूरे वाक्य को देखने के लिए आसपास के लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। बताया गया कि सुनने में अक्षम बेटे को सही करने के लिए पिता ने जान जोखिम में डाली थी। भारी बारिश के कारण मध्य प्रदेश के कई इलाकों में नदियां उफान पर हैं। खरगोन जिले में नर्मदा नदी उफान पर चल रही है, लेकिन उसके बाद भी कुछ युवा जान जोखिम में डाल रहे हैं। ये वीडियो जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं वो खरगोन का ही है। नर्मदा नदी उफान पर है और आसपास के गांवों में लोग दहशत में हैं, लेकिन इन युवाओं को इसका बिल्कुल भी भय नहीं है। जान जोखिम में डालकर हीरोपंती दिखा रहे हैं। बीच नदी में डूबे स्ट्रक्चर पर बैठकर मस्ती कर रहे हैं। इनकी लापरवाही का ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। लोग इन युवाओं को ट्रोल कर रहे हैं। प्रतिबंध और मुनादी के बावजूद लोग लापरवाही कर रहे हैं। इस वीडियो को देखिए और सोचिए, अगर थोड़ी सी भी चूक हुई तो इनका क्या हश्र होगा। दरअसल ओंकारेश्वर, बरगी और इंदिरा सागर बांध के गेट खोलने से नर्मदा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। संगम नगरी प्रयागराज में गंगा और यमुना दोनों नदियां उफान पर हैं। गंगा और यमुना नदियों के उफनाने से संगम क्षेत्र के सभी घाट पूरी तरह से जलमग्न हो गए हैं। संगम जाने वाले रास्ते भी पूरी तरह से बाढ़ की चपेट में हैं। संगम जाने वाली जिन सड़कों पर मोटर गाड़ियां फर्राटा भरती थी, अब वहां पर नावें चल रही हैं। बाढ़ के खतरे को देखते हुए जिला प्रशासन ने अलर्ट घोषित कर दिया है। संगम तट पर बैठने वाली घाटिये, तीर्थ पुरोहित, दुकानदार और नाविक भी सुरक्षित स्थानों की ओर जा रहे हैं। गंगा और यमुना नदियों के बढ़ रहे जल स्तर को देखते हुए संगम पर SDRF और जल पुलिस की तैनाती कर दी गई है। ऐसी मान्यता है कि मां गंगा और यमुना नदियां बड़े हनुमान मंदिर के गर्भगृह में पहुंचकर हनुमान जी का अभिषेक करती है। जिस साल हनुमान जी को गंगा और यमुना नदियां स्नान कराती है, वो साल काफी शुभ माना जाता है। देश की पहली AC डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस लॉन्च हो गई। गुरुवार को एक भव्य कार्यक्रम में केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने मुंबई नगर बस सेवा के बेड़े में इस बस को शामिल किया। इस मौके पर बड़ी संख्या में लोगों ने देश की पहली डबल डेकर बस में सफर का लुत्फ उठाया। बता दें कि वेस्ट ने एक निजी कंपनी को विभिन्न चरणों में 900 इलेक्ट्रिक बसों की आपूर्ति का ठेका दिया है। इनमें से 50% बसें मार्च 2023 तक और शेष 50% उसके बाद आने की उम्मीद है। वेस्ट ने शहर में प्रीमियम ऐप आधारित सार्वजनिक परिवहन शुरू करने की भी योजना बनाई है। अधिकारियों ने कहा है कि यात्रियों को मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से अपनी सीट बुक करनी होगी। हालांकि उन्हें इस प्रीमियम सेवा के लिए पारंपरिक बसों की तुलना में अधिक किराया देना पड़ सकता है।
मुंबई में लोकल ट्रेनों के बाद बेस्ट सार्वजनिक परिवहन का दूसरा सबसे बड़ा साधन है, जो प्रतिदिन 75 लाख से अधिक यात्रियों को सफर कराती है। बेस्ट हर दिन करीब 3700 बसों की बेड़े के साथ 30 लाख से अधिक यात्रियों को कम दाम पर यात्रा की सुविधा देता है। कुछ ही दिनों बाद गणेश चतुर्थी आने वाली है। कई जगह पीओपी से बनी मूर्तियों का निर्माण हो रहा है, जो पर्यावरण के लिए काफी हानिकारक बताई जाती हैं। ऐसे में पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शहर के इटावा नगर के रहने वाले आदित्य दुबे और उनकी पत्नी पिछले 6 सालों से भगवान गणेश की छोटी इको फ्रेंडली प्रतिमाएं बना रहे हैं। इससे भी खास बात यह है कि दुबे दंपत्ति इन प्रतिमाओं को बनाकर शहर के लोगों को निःशुल्क उनके घर तक पहुंचाते हैं, ताकि लोगों में पर्यावरण बचाने का संदेश पहुंच सके। आदित्य दुबे ने बताया कि 7 साल पहले जब मां क्षिप्रा नदी का गहरीकरण कार्य किया जा रहा था, तब खुदाई के दौरान मिली विसर्जित की गई गणेश प्रतिमाएं खंडित अवस्था में देखकर उनका मन बड़ा व्यथित हुआ। तभी उन्होंने प्रण लेते हुए पर्यावरण की रक्षा करने का संकल्प लिया और तब से ये कार्य करते आ रहे हैं। रंगों और फूलों से होली के बारे में तो आपने जरूर सुना होगा, लेकिन उत्तराखंड में कई ऐसी जगह भी हैं जहां पर सदियों से दूध मक्खन की अनूठी होली खेली जाती आ रही है। उत्तरकाशी जिले के दयारा बुग्याल में पारंपरिक और ऐतिहासिक बटर फेस्टिवल चल रहा है। समुद्र तल से 11,000 फीट की ऊंचाई और 28 वर्ग किलोमीटर में फैले दयारा बुग्याल में बटर फेस्टिवल बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। ग्रामीणों ने मक्खन की मटकी फोड़ एक दूसरे पर खूब मक्खन और छाछ लगाई। करीब 28 वर्ग किलोमीटर में दायरे में फैला दयारा बुग्याल में रैथल के ग्रामीण हर वर्ष भाद्रपद महीने की संक्रांति को पारंपरिक रूप से बटर फेस्टिवल का आयोजन करते हैं। इस दिन सबसे पहले ग्रामीण दयारा बुग्याल स्थित अपनी छानियों में एकत्रित होकर अपने इष्ट देवी देवताओं की पूजा अर्चना कर दूध, दही, मठा, मक्खन का भोग लगाते हैं। इसके बाद एक दूसरे पर मक्खन लगाकर दूध और मठे की होली खेल प्रकृति के प्रति अपनी श्रद्धा जताते हैं। इस पर्व पर स्थानीय लोगों के साथ देश विदेश से आने वाले पर्यटक मखमली घास में खिले रंग बिरंगे फूलों की महक के बीच दूध मक्खन की होली खेलते नजर आए। समाज में बेटियों के प्रति लोगों की सोच बदलने को लेकर भोपाल में एक पिता ने अपनी बेटी का जन्मदिन अनोखे तरीके से मनाया। बेटी 1 साल की हुई तो लोगों को 1,11,000 पानी पूरी खिलाकर जन्मदिन मनाया गया। पानी पूरी खाने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे और लंबी लंबी लाइनों में लगकर लोग उत्साह से पानी पूरी का आनंद लेते नजर आए। वहीं पिता अंचल गुप्ता का कहना है कि बेटी वरदान है, बेटी घर की लक्ष्मी है। बेटियों के प्रति लोगों की सोच बदलने को लेकर सरकार भी लगातार प्रयास कर रही है, लेकिन जब तक समाज इस अभियान से नहीं जुड़ेगा तब तक इस अभियान को पूरी तरह कामयाबी नहीं मिल पाएगी। इसकी एक मिसाल भोपाल के इस पिता ने पेश की है। उनकी इस पहल की सोशल मीडिया पर काफी सराहना हो रही है। बनारस की काष्ठ कला का लोहा पूरी दुनिया मानती है। लकड़ी के ऊपर उकेरे गए अलग अलग मॉडल दुनिया को प्रभावित करते हैं। इन मॉडल की विदेशी बाजार में खासी डिमांड देखी जा रही है। काष्ठ पर उकेरी गई राम कथा की इन दिनों 7 समंदर पार खासी डिमांड है। इसका पता तब चला जब इंग्लैंड से आए एक दल ने लकड़ी पर उकेरे हुए राम दरबार का ऑर्डर दिया। लकड़ी से बने तोता, शेर और दूसरी सामग्रियां देख के ये अभिभूत हो गए, लेकिन सबसे ज्यादा इन्हें श्री राम कथा पसंद आई, जिसमें लकड़ी पर ही पूरी श्री राम कथा उकेरी गई है। लकड़ी पर राम कथा लिखने का विचार लकड़ी कारोबार। भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के पर्व जन्माष्टमी को लेकर भरतपुर में खासा उत्साह दिख रहा है। श्रद्धालुओं की भीड़ बाजार में उमड़ने लगी है, जिससे व्यापारियों में भी हर्ष का माहौल है। कोरोना के कारण पिछले 2 साल से आंशिक रूप से कार्यक्रमों का आयोजन किया गया था, लेकिन इस बार ऐसी कोई बात नहीं है, जिससे श्री कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर भक्तों में काफी उत्साह है। ब्रज क्षेत्र में होने के कारण वैसे भी भरतपुर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाए जाने की परंपरा रही है। लोग भगवान श्री कृष्ण की पोशाक, लड्डू गोपाल, पालना की खरीदारी में जुटे हुए हैं।
श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर्व को लेकर कई संगठन भी जमकर तैयारी कर रहे हैं। किला स्थित बांके बिहारी मंदिर सहित अन्य प्रमुख मंदिरों में इस मौके पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। श्री बांके बिहारी मंदिर विकास ट्रस्ट 4 दिवसीय श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर्व महोत्सव मनाएगा। दिल्ली के इस्कॉन मंदिर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर तैयारियां अंतिम दौर में हैं। वृंदावन के कारीगरों ने खास तौर पर भगवान के कपड़े और गहने तैयार किए हैं। मंदिर दिन भर लोगों के लिए खुला रहेगा। आधी रात को भगवान कृष्ण के जन्म के पश्चात उनका दिव्य अभिषेक, श्रृंगार, आरती और भोग का कार्यक्रम रहेगा। मिट्टी की हांडियों में माखन और मिश्री का भोग भी उन्हें अर्पित किया जाएगा। रंग बिरंगे मोहक परिधानों में बच्चों और युवाओं द्वारा दामोदर लीला, अघासुर लीला, गोवर्धन लीला आदि लीलाओं का मंचन किया जाएगा। इसके बाद भक्तों के लिए प्रसाद वितरण किया जाएगा। धूमधाम से भगवान का जन्मोत्सव मनाने के लिए देश विदेश के फूलों से सजावट की गई है। भक्तों के स्वागत के लिए आंगन की चमक दमक का काम भी शुरू हो गया है। चारों ओर रंगोली की रंग भरने के लिए डिजाइनिंग शुरू कर दी गई है, तो वहीं लहरदार पर्दों की छटा के लिए पंडाल सजाए जा रहे हैं। चांद तारों की तरह मंदिर उस दिन जगमगाता रहे, इसीलिए प्रकाश व्यवस्था के लिए भी अति आधुनिक उपकरणों को विशेष रूप से मंगाया जा रहा है। खास तौर से एलईडी और डिजिटल लाइटें और तेज रोशनी का विशेष प्रबंध किया जा रहा है। इस दौरान मंदिर में सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद रहेगी। चलिए बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।